जोहार साथियों, मैं आपका दोस्त आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार डिबेट्स 2.0। आज बात करेंगे हम लोग हेमंत सोरेन और ईडी के बारे में। हेमंत सोरेन जो कुछ दिन पहले अचानक से खबर आया कि वो दिल्ली रवाना हुए थे, अपने जो उनका आवास है दिल्ली में वहाँ पर थे, और अचानक से फिर ये खबर आया कि ईडी के उनके घर पर छापा पड़ा है जिसमें हेमंत सोरेन जी घर पे नहीं है। और हेमंत सोरेन जी आवास में नहीं थे, उसके बावजूद भी ईडी ने उसके घर पे छापा मारा। और ये बताया जा रहा है, न्यूज़ में ये खबरें भी आई चारों तरफ से कि 36 लाख रुपए कैश और उनके जो 2 BMW कार्स थे, उन सारी चीज़ों को जो ईडी की टीम थी उन्होंने अपने कब्जे में लिया। तो सबसे पहले बात कि ईडी अगर किसी के घर में जाती है, उस घर में अगर कोई नहीं है, तो फिर ईडी किस बेसिस पर उस पर जो है छापा करती है। क्योंकि ईडी ने जो समन भेजा था हेमंत सोरेन को, 10वां समन, उनमें लिखा हुआ था कि 29 से लेकर 31 तक वो हेमंत सोरेन जी उनके सवालों के जवाब दें, और कहाँ पर ये बातें होंगी मतलब वो अपनी जगह वो खुद डिसाइड करें, हम आएंगे या फिर वो ईडी के सामने आए। इस तरह की बातें हुई थी और हेमंत सोरेन जो थे वो टाइम मांग रहे थे। तो इसी बीच अभी 29 तारीख तो आया नहीं था, 28 तारीख को ही उनके आवास में पहुंच गई थी यहाँ पे जो ईडी की टीम है। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, ईडी की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, ये कितना सही और कितना गलत है, या ईडी अपने हिसाब से कर रहे हैं कि हाँ सच में इनके ऊपर जो आरोप है उन पर जांच होना चाहिए, उनको सवालों जवाब के घेरे में रखना चाहिए, या फिर ये एक जो केंद्र सरकार है, जो बीजेपी की सरकार है, अमित शाह और मोदी की जो सरकार है, उनके तरफ से विपक्ष को कमज़ोर करने का, विपक्ष को दबाने का, एक विपक्ष को तोड़ने का, क्योंकि कांग्रेस ही एक राष्ट्रीय विपक्ष पार्टी है अभी, और उनके सपोर्ट में जो जो विपक्ष की जो पार्टियां हैं, जिन्होंने सारी पार्टियों मिलकर एक इंडिया जो अलायंस बना, उस टीम को कमज़ोर करने के लिए ये जो कोशिश है कि पहले बंगाल में ममता बनर्जी ने अपना रंग दिखाया, उसके बाद बिहार में जो नीतीश कुमार जी ने पलटी मारा, और बिहार के जैसे ही नीतीश कुमार पलटी मारते हैं, तेजस्वी यादव जो उनके सपोर्टर थे आरजेडी पार्टी से, उन दोनों की सरकार थी, तो वैसे तुरंत आरजेडी के घर में छापा पड़ता है और तुरंत ईडी जांच बिठाती है और दोनों इस पर सवाल जवाब होते हैं, लालू यादव जी के साथ, उनकी बेटी के साथ, मीसा भारती के साथ, फिर आरजेडी के जो अभी नेता हैं तेजस्वी यादव जी, उनके साथ सेम टू सेम उसी तरह से। अब बिहार के बाद झारखंड का नंबर आया है, और झारखंड में कांग्रेस के सपोर्ट करने वाली जो पार्टी है यहाँ पर, वो हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम है, और उसी तरह यहाँ पर जेएमएम को भी उसी तरह से परेशान किया जा रहा है। और जेएमएम कि जो हेमंत सोरेन जी हैं वो बहुत हद तक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि उनके ऊपर जो चार्जशीट है, जो घोटाला का है, जमीन घोटाला का जो मामला है, बहुत ही पुराना मामला है, उस मामले को उठाया गया है क्योंकि अभी इलेक्शन है, उस मामले को उठाया गया है। अब ये है कि अगर हेमंत सोरेन के साथ पूछताछ होता है और किसी तरह से दोषी पाए जाते हैं, और अगर वो जेल जाते हैं, ठीक है, निर्णय बाद में जो भी हो, लेकिन अगर वो जेल जाते हैं तो उनके जगह पर झारखंड के कमान किनके हाथ में होगा, यानी झारखंड के मुख्यमंत्री पद के हकदार कौन होंगे जो मुख्यमंत्री के शपथ लेंगे। तो सबसे पहले जो कयास लगाए जा रहे हैं, वो कयास लगाए जा रहे हैं हेमंत सोरेन की जो पत्नी है, धर्म पत्नी है कल्पना सोरेन, उनके बारे में। तो मेरे हिसाब से 5 ऑप्शंस हैं हेमंत सोरेन के पास। पहला कि उनकी जो पत्नी है उनको वो बिठा सकते हैं सीट पे, यानी उनको मतलब मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जब तक हेमंत सोरेन जेल में रहे, और उनकी अगुवाई में फिर से जो लोकसभा का जो चुनाव होगा वो उनकी अगुवाई में लड़ा जाएगा। और दूसरा जो ऑप्शन है वो उनकी जो भाभी है सीता सोरेन को वो लड़ा सकते हैं, क्योंकि सीता सोरेन अभी एमएलए है, वो राजनीति में भी सक्रिय हैं। और जो थर्ड ऑप्शन है वो उनके जो भाई हैं बसंत सोरेन, वो हो सकते हैं। ठीक है, ये हो गए 3। चौथा जो ऑप्शन है हेमंत सोरेन के पास, वो उनके पार्टी के कोई और नेता हो सकते हैं, वो कोई भी नेता हो सकते हैं जिनको लगे कि हाँ वो अपने हिसाब से हाँ ये ठीक फिट बैठते हैं, वो हो सकते हैं। या फिर 5वां जो ऑप्शन है वो उनकी जो सपोर्टर पार्टी है कांग्रेस, उसमें से कोई नेता हो सकते हैं। तो ये देखना होगा कि अगर हेमंत सोरेन को आज ईडी 1 बजे सवाल जवाब करने वाली है, तो ईडी के सामने पेश होने से पहले हेमंत सोरेन ने अपने जो एमएलए हैं इनके सभी लोगों को इन्होंने एक मीटिंग बिठाया हुआ है, 11:30 बजे की मीटिंग है। इस मीटिंग में क्या कुछ निर्णय होता है, उसके बाद हेमंत सोरेन जी वहाँ पे जाएंगे, और जितने भी विधायक थे वो सारे विधायक रात को ही हेमंत सोरेन के पास पहुँच चुके हैं, और उनका कहना है कि जब तक ईडी इनसे जांच करेगी तब तक हम बाहर ही रहेंगे, हम कहीं नहीं हिलने वाले हैं। तो ये देखना होगा कि हेमंत सोरेन कितने बुरे फंसने वाले हैं इसमें,
ये जो मामला है जमीन घोटाला का, इसमें कितना कुछ बातें सामने आने वाली है, या फिर केंद्र सरकार दबाव बना रही है हेमंत सोरेन के ऊपर एक सरकार गिराने के लिए। क्योंकि ये जो लड़ाई है, मुझे नहीं लगता है कि झारखंड में सरकार बनाने के लिए या फिर हेमंत सोरेन को ऐसा करने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन अभी कांग्रेस से अपना समर्थन वापस ले ले और बीजेपी के साथ समर्थन कर ले, तो बीजेपी के साथ समर्थन कर ले तो फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री आसाम को ही बन जाएंगे, जैसे कि नीतीश कुमार ने हुआ। नीतीश कुमार ने किया, आरजेडी से साथ छोड़कर चले गए। तो उस तरह अगर हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़कर चले जाएं तो मुझे नहीं लगता कि उसके बाद हेमंत सोरेन के साथ कोई जांच होगा। क्योंकि बीजेपी यही करती आई है, शुरू से बीजेपी की जो नीति रही है वो यही रही है कि अगर आप उनके साथ हो तो आप दागी नहीं हो, आप सुरक्षित हो, आपने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन अगर आप उनके साथ में नहीं हो, अगर आप उनके विपक्ष बनकर लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो फिर आप दागी इंसान हो। आपके ऊपर जो भी केसेस होंगे उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, भ्रष्टाचार जो भी कर रहा हो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये फैक्ट है। इस बात को मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर आप भ्रष्टाचारियों के ऊपर अगर आप शिकंजा कस रहे हैं तो ये बेहतर है। लेकिन भ्रष्टाचारी क्या सिर्फ जेएमएम में है, या क्या सिर्फ कांग्रेस में है? क्या बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं? और अगर आपके पार्टी के लोग ऐसा कुछ करते हैं तो फिर वो चीज़ खामोश क्यों हो जाते हैं? आप उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? कितनी बार ईडी या सीबीआई बीजेपी के कार्यकर्ताओं के घर गए, बीजेपी के नेताओं के घर गए? ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सरकार में है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ों को एक राजनीतिक प्रयोग कहा जाएगा, ठीक है? राजनीतिक प्रयोग है माना जाएगा इसको। क्योंकि अगर सिर्फ आप एक पक्ष के साथ ऐसा कर रहे हो, विपक्ष के लिए ऐसा कर रहे हो, दूसरे पक्ष को ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है, इसका मतलब ये तो साफ है ना कि आप विपक्ष को टारगेट कर रहे हो, विपक्ष को टूट जाए, ताकि लोकसभा का जो आपका रास्ता है वो लोग मजबूती के साथ आपके साथ नहीं लड़ सके, और फिर ये चीज़ क्लियर हो जाए कि आपके खिलाफ नहीं लड़ सके, तो फिर आप मजबूती के साथ चुनाव लड़ सको। तो ये जो दाव पेच है, कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक प्रयोग है। अब देखना यह है कि झारखंड में क्या कुछ इसका असर होता है। झारखंड में अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो वो कांग्रेस की सरकार और जेएमएम की सरकार को कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या राष्ट्रपति शासन लगेगा? और अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं तो कौन मुख्यमंत्री? ये भी एक देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हेमंत सोरेन की जो पहली ऑप्शन है, वो कल जो मीटिंग रखा गया था उसमें उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को देखा गया। इससे पहले कल्पना सोरेन को उनके किसी भी मीटिंग्स में नहीं देखा गया। तो लोगों के द्वारा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद हेमंत सोरेन का जो निशाना है वो अपनी बीवी की तरफ है, वो अपनी बीवी को आगे का रखना चाह रहे हैं, और वो चाहते हैं कि मेरी जो धर्मपत्नी है वही झारखंड की मुख्यमंत्री बने। तो ये जो चीज़ है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये क्या होता है। और अगर हेमंत सोरेन जी अगर कुर्सी में बने रहते हैं तो ये भी एक अलग तरह का बात होगा। देखते हैं क्या कुछ होगा। और आपकी क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर कि ये बीजेपी का एक चाल है, केंद्र सरकार का एक इस्तेमाल है, राजनीतिक इस्तेमाल है, सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल कर रही है, या फिर ये सच में दागी लोग हैं जिन पर कार्रवाई की जा रही है? आपका क्या राय है? क्योंकि आप जनता हो, आप जनार्दन हो, लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही मालिक होती है। तो देखना ये है कि आपके तरफ से क्या जवाब आता है। आपकी जो भी राय होगी आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। धन्यवाद। जय हिंद।